रेडी? नमस्कार साथियों, आज तीसरा चरण अब लगभग समाप्त होने जा रहा है। 93 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है और पिछले दो चरणों में जो हाव भाव आपने देखे, हम सब ने देखे, पूरे विश्व ने देखे, देख के शर्मिंदगी भी हुई कि इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। हार जीत सबने देखी है, हम सबने भी देखी है, लेकिन हारते वक्त अपना संतुलन खो देना ये इस देश ने कभी नहीं देखा। देश के प्रधानमंत्री को कभी संतुलन खोते हुए नहीं देखा, ये पहली बार देख रहे हैं। अफसोस होता है देखकर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज एक पत्र भी लिखा, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को के मन में संशय और सवाल, पूरे देश के मन में, हर वोटर के मन में एक सवाल है जो चुनाव आयोग से पूछा गया, हम सब ने पूछा कि पहले और द्वितीय चरण की पोलिंग परसेंटेज के आंकड़े जारी करने में आपने इतना विलंब लगाया, उसमें जो अंतर आया उस पर अभी कोई जवाब किसी को मिला नहीं है। आपने देखा कि अभी तीसरे चरण के पहले बड़े पारिवारिक माहौल में प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं, मोदी का परिवार, वैसे वाले इंटरव्यू जिसमें आम, गुठली, पॉकेट मनी, टॉनिक, ऐसी चर्चा होती है जिसमें कोई साहब से सवाल पूछने की जरूरत नहीं करता। साहब कितने महान हैं ये बताने की एक प्रयास पूरा परिवार मिलकर कर रहा होता है। पत्रकारों को देख कर भी बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो भी बहुत जल्दी आजाद होने वाले हैं। उनकी स्वतंत्रता का 4 जून को वो भी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। झूठ बोलना, प्रधानमंत्री के मुंह से झूठ, बड़ा अटपटा लगता है। वो भी लगातार आपने पिछले 1-1.5 महीने से सुना। गुमराह करना देश को, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे झूठ बोलना, कभी हमारे मैनिफेस्टो पर तो उनको झूठ बोलने के ऐसे पारंगत हो गए हैं। हम उनको कहते हैं आप दिन भर उड़न खटोले में घूम रहे होते हो, एक आध कॉपी रख लीजिए ना मैनिफेस्टो की, हमारी पढ़ लीजिए रास्ते में। उस वक्त तो समय मिल ही जाता होगा, जब आम वाले इंटरव्यू नहीं चल रहे होते तो हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। नहीं, वो भी नहीं पढ़ना साहब को। अब ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस की एक अजब सी बीमारी है, बिना पढ़े उस विषय पे झूठ बोलना है। ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस की एक विशेषता है। ये डिग्री है, आपने शायद सुना होगा, प्रधानमंत्री पूरे विश्व में इकलौते व्यक्ति हैं जिनको ये डिग्री मिली, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। उसकी खूबी यही है कि आपको किताब देखनी नहीं है, न्याय पत्र हमारा देखना नहीं है, लेकिन अपने मन घड़त बातें, कभी हिंदू मुसलमान, कभी मंगलसूत्र, कभी मछली, कभी मटन। गुजरात तक चुनाव आया तो पाकिस्तान भी घुस गया चुनाव में, उसकी भी जिक्र शुरू हो गया। दूसरे चरण के अंत तक इस विश्व में शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना हम सबकी नजरों में आई, आप सबकी नजरों में आई, जिसमें प्रधानमंत्री की पार्टी, मोदी का परिवार का एक अभिन्न सदस्य प्रज्वल रेवन्ना भी था। 2900 यौन अपराध के वीडियो, विश्व का सबसे बड़ा यौन अपराध, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेक्स क्राइम, प्रज्वल रेवन्ना, मोदी का परिवार, ये भी हम लोगों ने देखा। और हैरानी की बात है कि ये आम गुठली के जो इंटरव्यू चलते हैं, इसमें प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते प्रज्वल रेवन्ना वाले मामले पर। और माफी क्यों मांगनी चाहिए मैं ये आपको बताता हूं। यह प्रज्वल रेवन्ना जिस पार्टी से संबंधित हैं,
उस पार्टी से गठबंधन भाजपा का हो उससे पहले भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कर्नाटक के देवराज गौड़ा पत्र लिखकर अमित शाह को सूचित करते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना पे इतने गंभीर आरोप हैं, फिर भी गठबंधन होता है, प्रज्वल रेवन्ना जॉइंट कैंडिडेट होता है भाजपा का और जेडीएस का। प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं उनके लिए और कहते हैं इस बलात्कारी को वोट दोगे तो मुझे वोट मिलेगा, मुझे मजबूती मिलेगी। ये स्थिति आ गई इस देश के प्रधानमंत्री की। 400 पार का नारा और एक बलात्कारी की सहायता चाहिए अब आपको। और बलात्कारी भी कोई छोटा मोटा नहीं, 3000। सोचकर शर्म आती और घिन आती कि हमारी राजनीति में ऐसे लोग हैं और उनका स्थान है, और वो भी ऐसा स्थान कि मोदी जी के परिवार में स्थान है उनका। रूह कांप जाती है कि जिस देश के राजा को इसमें कोई खामी नहीं नजर आती, प्रज्वल रेवन्ना से हाथ मिलाने में कोई खामी नहीं नजर आती, उसके लिए प्रचार करने में कोई खामी नहीं नजर आती, उस राजा की प्रजा में महिलाएं सुरक्षित कैसे रह सकती हैं, मुझे यह बताइए आप। बृजभूषण शरण सिंह, अरे जब मेडल मिला तो मेडल से चिपक कर ऐसे खड़े थे साहब जैसे खुद जीत कर लाए हो। ये बेटियां मेरे परिवार की बेटियां हैं बोल रहे थे। क्या हुआ उन सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को? बृजभूषण शरण सिंह का परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए? ये सब पूरा देश ने पिछले 2 चरणों में देखा। हर चीज उधार की। जब ये सरकार बना रहे थे तो जो योजनाएं थी वो यूपीए से ली, नाम बदल दिए। वो नल जल योजना हो, वो स्वच्छ भारत योजना हो, तमाम योजनाओं में सिर्फ नामकरण संस्कार किया। योजनाएं यूपीए की उधार में ली। 10 साल हो गए, अब नेता भी हमसे उधार ले रहे हैं, प्रवक्ता भी हमसे उधार ले रहे हैं, नैरेटिव भी हमसे उधार ले रहे हैं, एजेंडा भी हमसे उधार ले रहे हैं। तो साहब 10 साल आप कर क्या रहे थे जब ना एजेंडा आपका, ना नैरेटिव आपका, ना नेता आपका है क्या है आपका? आप किसी को वॉशिंग मशीन दिखाकर लालच दो, डराओ, उसको अपनी पार्टी में ले जाओ, फिर उससे कुछ कहलवाओ, मन घड़त बातें कहलवाओ, और फिर उन मन घड़त बातों का सहारा लेकर प्रचार करो। ये 10 साल में आपने कमाया है। शर्म आनी चाहिए इन 10 सालों के आपके राज को। आपने क्या अर्जित किया इन 10 सालों में कि आपके पास अपना मुद्दा नहीं है, अपने नेता नहीं है, अपना एजेंडा नहीं है, अपना नैरेटिव नहीं है क्या आपका? क्यों जनता आपको वोट दे? ये बात साहब समझ चुके हैं, ये बात उन्हें भी समझ में आ रही है। इसीलिए रोज जहां प्रचार करते हैं वहां जाकर नया झूठ, नया झूठ, नया झूठ। आज जो 400 पार कर रहे थे अब 150 पार भी हो जाएं तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी, ये वो भी समझते हैं। लोगों को एक भरोसा राहुल गांधी की बातों पर हो रहा है, और वो भरोसा कोई मुफ्त में नहीं मिला है। उसके लिए मेहनत की है राहुल गांधी ने, पसीना बहाया है। 4000 किलोमीटर पैदल चले, 6000 किलोमीटर दूसरी यात्रा की, 10-11 हजार किलोमीटर इस देश का चप्पा चप्पा घूमे, देश का विश्वास जीता। अब अगर राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं तो ये कितना ही एजेंडा को डिरेल करने की कोशिश कर ले, मोदी जी नए नए थ्योरीज लेकर आ जाएं, झूठ बोलें, जो भी करें, लोगों को अब न्याय की बात पर भरोसा है। उस बात को अब मोदी जी की कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई झूठ, उस बात से अब लोगों का विश्वास नहीं तोड़ सकता। इस बात का भी अफसोस नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज्यादा है। अब आप बताइए, जो 400 पार का कॉन्फिडेंस जिसमें हो, क्या वो गांधीनगर जैसी सीट, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं एक सीट का, सूरत और इंदौर का भी उदाहरण दूंगा। गांधीनगर जैसी सीट, गृह मंत्री खुद वहां से उम्मीदवार हैं, हम खुद मान लेते हैं एक बार के लिए कि साहब वो सीट आप जीतेंगे। हमारे सर्वे में भी आप जीत रहे हैं, आपके सर्वे में भी आप जीत रहे होंगे। ये एक सेफ सीट मान लें बीजेपी की। वहां आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि 16 लोगों को आपने डरा धमका के नाम वापस करवाया? क्या आवश्यकता थी बताइए? एक तो ऐसा व्यक्ति है वहां
जिसको जितेंद्र चौहान, जिसको जो खुद कह रहा है आकर कि साहब मेरे को जान मेरी जा सकती है, मुझे यह भी धमकी मिल रही है। गृह मंत्री इस देश का एक एक व्यक्ति की जान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वो अपने चुनाव में, अपने चुनाव क्षेत्र में एक ऐसे कैंडिडेट जिसको दूर दूर तक कोई जीतने की चांस नहीं है, उसको जान की धमकी आ गई क्योंकि वो गृह मंत्री के सामने लड़ रहा है, तभी हम कहते हैं संविधान खतरे में। सूरत को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में, इंदौर को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में है, गांधीनगर को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में है। और रही सही कसर हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री खुद आकर आज बोल गई वीडियो पर कि हां संविधान बदलेंगे। राजस्थान से ज्योति मिर्धा बोल चुकी हैं, दिया कुमारी जी बोल चुकी हैं, उत्तर प्रदेश से अरुण गोविल जी बोल चुके हैं, अनंत हेगड़े जी बोल चुके हैं। अब और कितना लोगों से कहलवाना है आपको? वाकई संविधान पर इनकी नजर खराब है, नीयत खराब है, ये बदलने के लिए आतुर हैं। जब 272 पे सरकार बन सकती है तो 400 की आवश्यकता क्यों है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, इनसे पूछिए। इनसे तो आप क्या पूछेंगे? आम गुठली के इंटरव्यू होते हैं यहाँ तो और कोई सवाल होते ही नहीं है गंभीर। और साहब को भी ऐसे सवाल बड़े पसंद आते हैं, इसलिए इनसे तो आप नहीं पूछ पाएंगे। तो अब जब आज आपने दिया कुमारी जी की बात सुन ली, सबकी सुन ली, तो एक बार हम फिर ये दोहराते हैं कि संविधान वाकई खतरे में है, संविधान बहाना है, आरक्षण पे असली निशाना है। ये शुरू से बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ रहे हैं, प्रतियां जलाने वाले लोग हैं, ये संविधान की प्रतियां जलाई हैं इन्होंने। बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किए हैं, पथराव किए, इन्होंने सब कुछ किया था उस वक्त। नियत नहीं बदलती। 100 साल से जो इनकी तपस्या चल रही है, ये 400 सीटें लाएंगे, उसके बाद संविधान को खत्म कर देंगे। आपके सवाल आम गुठली के अलावा पूछिए, आपका स्वागत है जी। संविधान की बात कर रहे थे, क्या संविधान में धार्मिक आरक्षण का स्थान है? पहले आप ये पढ़ लीजिए, फिर सवाल पूछिए। चुनाव आयोग ने लिखित में गाइडलाइन जारी की हुई है आचार संहिता को लेकर, कौन क्या बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता। ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार और उनकी पार्टी के लोग भी लगातार उन पे बोले जा रहे हैं, धर्म के नाम पे, झूठ के नाम पे। आप इलेक्शन कमीशन भी गए, लेकिन वहाँ आपकी नहीं सुनी गई। इसके अलावा भी जिसके ऊपर जिम्मेदारी है भारत के संवैधानिक ढांचे की रक्षा की, सुप्रीम कोर्ट में या दूसरी अदालतों में, तो वहाँ का दरवाजा क्यों नहीं कांग्रेस खटखटाती है? देखिए, अभी जो दौर चल रहा है, जनता के दरवाजे पे हम सब खड़े हैं, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पे हम लोग खड़े हैं। इस अदालत का निर्णय आने वाला है, 4 जून को आएगा, और हमें मालूम है कि वो हमारे पक्ष में जा रहा है। हम सबको देख रहे हैं। आपने नाम लिए इंस्टीट्यूशंस के, संवैधानिक संस्थाओं के, सबको सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वक्त आएगा, चिंता मत कीजिए। प्रधानमंत्री ने वाले मसले में चैनल से बात करते हुए कहा कि वो वीडियो पुराने थे, कांग्रेस ने जानबूझकर इसे रोके रखा और अब जाके उसको जानबूझकर रिलीज चलिए, किया। हमने मान लिया कि रोक लिया, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, हमने वीडियो ऐसे वक्त पे जारी किया जब प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता, चलिए मान लेते हैं। देवराज गौड़ा का पत्र तो 2023 में ही आ चुका था अमित शाह जी के पास, मोदी जी के पास। उन्हें तो मालूम था कि ऐसे वीडियो हैं, और यूक्रेन का वॉर रुकवा देते हैं पप्पा। तो जो पप्पा यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवा सकते हैं, सारी एजेंसियां उनके सामने थरथर कांपती हैं, पत्ता इस विश्व का उनकी परमिशन के बगैर, उनकी अनुमति के बगैर नहीं हिलता। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं मालूम था ये वीडियो हैं? कांग्रेस की इंतजार कर रहे थे। हम यह भी जानना चाहते हैं, इमिग्रेशन तो केंद्र सरकार के अंडर आती है, ये भागे कैसे? किसने भगाया? मोदी जी को कई जवाब देने हैं, वो आम गुठली से बाहर निकले इंटरव्यू लेने वाले, तो जवाब दें ना बेचारे। आपने इमिग्रेशन की बात की, उस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक की सरकार ने अपने एयरपोर्ट पर, क्या इमिग्रेशन हमें दे दी? एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ब्यूरो
केंद्रीय सरकार का उसके तहत आता है, BACS के तहत आता है, जो सीधा गृह मंत्रालय के तहत आता है। अब 10 साल में कोई आदमी सरकार में हो, उसको ये ज्ञान ना हो, तो 11वां साल भी नहीं होना चाहिए उसको, एक दिन ऊपर नहीं होना चाहिए उस सरकार में उसको। बीजेपी ज्वाइन की है राधिका खेड़ा भी, जो आपकी कांग्रेस पार्टी में थी, और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस पार्टी में राम मंदिर के दर्शन करने जाता या राम का झंडा लगाता, उन्होंने लगाया आरोप, आपने सुन लिया, आपने सवाल पूछ लिया। दीपेंद्र हुड्डा गए थे, क्या हुआ? उनको टिकट नहीं मिली। एक सेकेंड, विक्रमादित्य सिंह गए थे, क्या टिकट लड़ नहीं रहे मंडी से, हरा रहे हैं कंगना रनौत को? बता, रुक जाइए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी गई थी, मेरी सहयोगी सुप्रिया श्रीनेत गई, अजय राय गए, अविनाश पांडे गए, सबको बाहर कर दिया हमने कांग्रेस से। बताइए ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? मंदिर जाने से कोई किसी को रोकेगा या किसी के अनुमति से या किसी के आमंत्रण से जाएगा? लोकतंत्र खत्म हो गया इस देश में। कोई सर्कुलर देखा आपने कांग्रेस पार्टी का कि मंदिर नहीं जाना? चलिए छोड़िए सर्कुलर को, मैं आपसे पूछता हूं, दीपेंद्र हुड्डा को टिकट मिली या नहीं मिली? कोई कह दे कुछ भी आप मान लेते हैं और सवाल पूछते हैं। सर आपने पवन जी इधर। मैंने इसका जवाब अभी दिया कि इमिग्रेशन किसके अंडर आता है। ये प्रधानमंत्री को अगर इतनी जानकारी नहीं है 10 साल में बैठे बैठे वहां, तो 10 साल इनको फिर किया क्या इन्होंने, हमें ये नहीं समझ में आता। इमिग्रेशन केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको पूरी जानकारी थी कि प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर कितने संगीन आरोप हैं, उसके बावजूद आपने उनसे गठबंधन किया, उनकी पार्टी से आप उनका प्रचार करने गए, आपने उन्हें जॉइंट कैंडिडेट बनाया। बीजेपी का, जेडीएस का जॉइंट कैंडिडेट प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से प्रज्वल रेवन्ना बने और आशीर्वाद देने मंच तक साथ में गए, वहां उनके लिए भाषण दिया, वहां उनके लिए वोट मांगा। इसमें क्या कांग्रेस की अनुमति से किया ये सब, या ये भी राज्य सरकार से पूछकर किया जा रहा था बोलने से पहले? अब यही तो दिक्कत है। अब जो बेचारे जो 4 जून को जो पत्रकार स्वतंत्र होंगे, हिम्मत नहीं जुटा पाए होंगे ये सब पूछने की। बुरा लगता है हमें उन पत्रकारों को देख के, हमने उन पत्रकारों को असली पत्रकारिता करते देखा है, इसलिए बुरा लगता है जी। सर आपने कहा कि बीजेपी 150 सीट से भी ज़्यादा जीत जाए तो बड़ी बात होगी, 2 चरण का आपने रेफरेंस दिया है और आज भी चुनाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई आकलन किया है कि कितनी सीटें आप जीत पाएंगे? आपके सहयोगी इंडिया गठबंधन, हम सरकार बना रहे हैं, सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा लेकर हम सरकार बना रहे हैं। इसमें न नरेंद्र मोदी को कोई शक है, न अमित शाह को कोई शक है, और कुछ चैनल्स ऐसे आ गए अब उनको भी शक खत्म हो गया, एकदम सुर बदल गई। हमें तो वो देखकर, हमारा सबसे बड़ा सर्वे तो आप लोग हैं, कुछ चैनल्स को देख के बड़ा आनंद आ रहा है आजकल। पवन जी सवाल है उसी चैनल से। इस इलेक्शन कमीशन को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई है खड़गे साहब की तरफ से तमाम अपने सहयोगी दलों को, बार बार आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उस पर नज़र रखने की जरूरत है, उस पर उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रचार करने की जरूरत है कि वो गलत कर रहा है। क्या चुनाव आयोग ने फर्स्ट और सेकंड फेज का डाटा दिया आपको? थर्ड फेज का चुनाव हो गया, फिर भी आपको संदेह है चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर? जितना समय लगा डेटा देने के वक्त पहले और द्वितीय चरण में, और उसमें जो अंतर आया अनुमानित और एक्चुअल में, वो देखकर संशय पूरे देश को हुआ। पहली बार हुआ, ये अप्रत्याशित है, कभी हुआ नहीं इससे पहले कभी। सब कुछ टेक्नोलॉजी से हो रहा है, आपको सब मालूम पड़ जाता है शाम तक कि कितना वोट पड़ा है। उसके बाद अगर इतना समय लगता है और इतना अंतर आता है, 6% का है, 6%, तो ये हैरान कर देने वाली बात तो है ही। हाँ जी, और हाँ पूछिए, 2 पूछिए, आपका चैनल तो अब 2 पूछ सकता है। सवाल यह है कि सर अमेठी और रायबरेली में आपको 2 बड़े नेताओं को लगाना पड़ रहा है, प्रियंका गांधी के साथ 2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ रहा है। इतनी चिंता है अमेठी और रायबरेली में, आपको लग रहा है कि वहां भी आपको सीट फंस सकती है? देखिए अब जैसे यहाँ दिल्ली में हमने सचिन पायलट जी को भी लगाया एक सीट पर, अलग अलग सीटों पर हमने अलग अलग वरिष्ठ नेता लगाए हैं। परसेप्शन का बैटल है साहब,
हम सीख गए, इनसे कुछ ज्यादा सीख लिया अब हम। आप परसेप्शन की बात करते हो, चलो हम बताते हैं परसेप्शन। रात की नींद हराम हो रखी है वहां सबकी, और यहां भी सबकी। यहां तो हमारे साहब बहुत परेशान है अमेठी को लेकर। कुछ सवाल बच गए हैं, आप लोग मेरे को फोन कर करके पूछ रहे थे, पूछ लीजिए ना। अब मैं पढ़ रहा हूं, मेरे को आया है सवाल, वही पढ़ रहा हूं। मेरे को कुछ आए थे आपके वहां से, किसी चैनल से। तो आज तीसरे चरण का आंकड़ा अभी तक तो कोई खास नहीं आया ना? कितने का आंकड़ा आ चुका है? 60 एवरेज। थर्ड स्लो। अच्छा, आसाम में अच्छी हुई है, तेज हुई है। एक सवाल आया है, ओके, मुझे लग रहा था ये आएगा, वो यहाँ आ नहीं पाए तो उन्होंने भेजा है, मैं जवाब देता हूँ। उनका सवाल है कि जो प्रधानमंत्री ने आज एक टिप्पणी की कि हम सरकार में आएंगे, कांग्रेस पार्टी, चलो ये तो मान गए कि हम सरकार में आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या मंदिर का जो जजमेंट था उसको बदल देंगे। अब प्रधानमंत्री फिर से बिना होमवर्क किए, बिना रिसर्च किए, बिना जानकारी के बोलने लग गए। एक पार्टी शुरू से एंड तक जो बोलती आई कि जो अदालत, इस विवाद में जो अदालत का निर्णय आएगा वो हम मानेंगे, वो हमें स्वीकार्य होगा। वो कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी। एक और पार्टी बीजेपी जो कहती थी अदालत का इसमें क्या काम है, फिर मान गई कि अदालत का ही इसमें काम है। ये दोनों का स्टैंड था इस मुद्दे पर। हमारा स्टैंड कभी नहीं बदला, बीजेपी का स्टैंड हर 3 साल में बदला। तो प्रधानमंत्री को बोलने से पहले फिर सोच लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सदैव पक्षधर रही है। कोई भी ऐसा विवाद हो, न्यायालय के माध्यम से ही उसका हल निकलना चाहिए। अगर उसका हल आपसी भाईचारे में बैठकर नहीं हो पा रहा है तो न्यायालय ही उसका उत्तर है। यह संवैधानिक एक ढांचा है, यही संवैधानिक व्यवस्था है। प्रधानमंत्री को संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, ये इस बात का सबूत है। मंदिर को ही लेके बस सवाल है कि 1980 के दशक में राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास, ताला खुलवाने से लेकर शिलान्यास तक, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव सरकार मंदिर बनाने के लिए एक ऑर्डिनेंस भी लेके आती है। यानी 3 प्रयास कांग्रेस करती है, लेकिन कांग्रेस का परसेप्शन पे वो पिछड़ रही है, ये कहीं भी नहीं दिखाई देती। और बीजेपी जो कि कोई पार्टी भी नहीं है कहीं, वो है, उन्होंने ये श्रेय ले लिया कि उन्होंने राम मंदिर बना लिया है। तो कहीं ना कहीं आपकी टीम का ये फेलियर नहीं है? फेलियर नहीं है। 80 के दशक में भी कोर्ट के आदेश से ताले खुले थे, तब भी हमारा स्टैंड था जो कोर्ट कहेगा वो होगा। हमारा स्टैंड कहीं नहीं बदला। जिनको श्रेय लेना है वो तो आजादी का भी श्रेय ले लेते हैं, उसमें आप दोगे क्या उन्हें श्रेय? उनको छोड़ दीजिए। श्रेय किसी भी विवाद के निपटारे का श्रेय संवैधानिक व्यवस्था को जाता है। इस पर्टिकुलर उदाहरण में संवैधानिक व्यवस्था में कोर्ट, अदालत, न्यायालय ने जो कहा वो हुआ। धन्यवाद।